इससे पहले हमने डिसिप्लिन फर्स्ट को पूरा कवर किया, जिसमें फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे। ये जो सेकंड है, इसमें बायोलॉजी के मोस्टली क्वेश्चन है, एक आध आपको फिज़िक्स या केमिस्ट्री के मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 21। क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मेक 75% ऑफ बायोगैस। बायोगैस यानी कि उसे हम नॉर्मल गोबर गैस भी कहते हैं, जो कि नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्स है। इसमें 75 जो कंट्रीब्यूशन है, 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो CH3 यानी मीथेन का है। 50 से 80% जो है मीथेन पाया जाता है। 15 से 50% कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो है 0 से 10% और हाइड्रोजन जो है 0 से 1%। तो ये 4 जो मेन कंपाउंड से ये इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला, ऑफ अबाउट बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के बारे में कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द लेफ्ट आउट फूड प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल्स, ऑयल एंड एनिमल्स। तो बिल्कुल ये सही है, सही है, तो ये गलत नहीं है। इट कैन बी मेड व्हेन large amount of crop high in sugar or starch contain or grow and then ferment with yeast to produce ethyl alcohol और इथेनॉल। तो दोनों ही सही है। तो इनमें से पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, यानी कि नाइदर 1 और 2। फिर से आपको स्टेटमेंट देकर पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है। क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए कौन सा इसमें से ट्रू है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। बिल्कुल सही है। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो डिफ्यूज़न होता है यानी ये जो दूर दूर जाते हैं, ये लिक्विड ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। तो पहला सही है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इनको कंप्रेस करना, अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगा दें और टेम्परेचर कम कर दें तो इन्हें जो कंप्रेस करना है ये बहुत आसान है। तो ऑप्शन सेकंड जो है और फर्स्ट जो है दोनों ही सही है। ट्रू ही पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट आइसोटोप वाज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस को मेज़र करने के लिए क्या कार्बन 12 यूज़ किया जाता है, या ऑक्सीजन 6, या कार्बन 1, या हाइड्रोजन 2। तो ऑप्शन ए जो है कार्बन 12 का यूज़ हम करते हैं एज अ स्टैंडर्ड एटम। ठीक है, ऐसा क्यों लिया गया है, तो इसलिए क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मैटर में, यानी कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनमें जो पाया जाता है वो कार्बन पाया जाता है। तो इस वजह से इसको स्टैंडर्ड एटम के रूप में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कॉमनली यूज यूनिट ऑफ पावर हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो ये 746 वाट के इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज नोन एज। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं। सो एटॉमिसिटी एक्चुअली होता क्या है, अगर इसे डिफाइन करने लगे तो एज टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 3 हुई। बस सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फॉर जनरेटिंग विंड एनर्जी द विंड स्पीड शुड बी ग्रेटर देन। कितने से ज़्यादा होना चाहिए टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ टरबाइन। तो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से विंड की जो स्पीड है वो होनी चाहिए, तभी हम टरबाइन को जनरेट कर सकेंगे या उसे चला सकेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेटिव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू। कहाँ तक ये एप्लीकेबल है, तो ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। इसको दिया किसने था,
तो न्यूलैंड्स ने दिया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेटिव। इसको कैसे अरेंज किया गया था अगर ये पूछा जाए तो इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के, एटॉमिक मास ऑर्डर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एज स्टेटेड बाय प्रोस्ट। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है मास वाला, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, जो केमिकल सब्सटेंस है एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ये प्रोस्ट ने कहा था, ये इनका डेफिनेशन है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। पूछ रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है इन टर्म ऑफ कैल्विन, ठीक है। तो 273.15 कैल्विन जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है कि जब सॉलिड, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर क्या सेल्सियस की बात करें तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल ऑफ गैसेस। प्लाज्मा स्टेट किस में क्या क्या उसमें कंसिस्ट होता है, एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ गैसेस अंडर वेरी लो टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, हाई टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीमली स्टेबल, स्टेबल तो बिल्कुल नहीं होता। एक्सट्रीमली स्टेबल पार्टिकल ऑफ लिक्विड, बिल्कुल गलत है, स्टेबल पार्टिकल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो प्लाज्मा ओवर एक्साइटेड स्टेट होता है। एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, डी जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे आप प्लाज्मा कहाँ देख सकते हैं, आप अपने बल्ब में देख सकते हैं प्लाज्मा स्टेट, और कहाँ होती है तो फायर जो होता है उसमें भी प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। तो ऑप्शन डी जो एक्चुअली होता क्या, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव गैसियस आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा स्टेट डज नॉट हैव डिफिनेट शेप, नहीं होता, ना ही उसकी कोई वॉल्यूम होती है, और ये स्टार्स में भी आपको देखने को मिल सकता है, सन में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस बिकॉज, क्यों बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस, क्यों, इट स्टोर अंडर एक्सट्रीमली लो प्रेशर टू द सॉलिफाइड, इसलिए बोला जाता है कि एक्सट्रीमली लो प्रेशर में रख के इसे सॉलिड, गलत है। इट गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ एट प्रेशर 1 atm विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही है। तो ऑप्शन बी यानी ए वाला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये एंथ्रासाइड जो है वो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कितनी होती है, 87 to 96। बिटुमिनस में कितनी होती है, 45 से 46। लेग्नाइट में कितनी होती है, 25 to 35। और ये एक्चुअली होता क्या है कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये ऐसी वैल्यू होती है डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग कंप्लीट कंबसन के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिलीज होती है यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस, उसी को क्या कहते हैं हम, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो एंथ्रोसाइड की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिटेड व्हेन द हाइड्रोजन इज बर्न। क्या इमिट होता है जब हाइड्रोजन बर्न होता है, तो वाटर वेपर्स जो हैं वो इमिट होते हैं जब हाइड्रोजन बर्न होता है। क्या बन जाता है, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी का यूज़ हम कर लेते हैं एज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर सेल्फ एंड सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। बाहरी फोर्स लगाने के बावजूद भी उसका शेप जो है वो मेंटेन रहता है, वो क्या है, तो सॉलिड आपको पता है उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो हम आउटर फोर्स भी लगाते हैं तो वो उसका जो शेप है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, यानी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा इसमें से पोस्टुलेट नहीं है। ऑल मैटर एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली थी क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इट स्टेट क्या कहती, ऑल मैटर, मैटर जितने भी हैं मेड अप स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम। इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसे हम एटम बोलते हैं। एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट सिमिलर शेप एंड साइज बट डिफर फ्रॉम एटम
ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग एटम्स पाए जाएंगे। और दूसरा ये कि एटम को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन कर सकते हैं विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल रेशियो। लेकिन कैसे, फिक्स्ड सिंपल होल रेशियो में। उसके बाद टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, फिर वो कंपाउंड बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो था, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिजल्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करना होगा। ठीक है। उसके बाद द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो इसमें जो सी दिया है इसको ध्यान से आप देखिए। इसमें दिया है एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर, रियल की जगह यहाँ पे होल होना चाहिए था, तो ये गलत है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स। विंड्स की कंट्री किसे बोलते हैं, डेनमार्क को बोलते हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो 50% जो पावर। क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एन atom consists of positively charged sphere and electron are embedded on it। क्या इस तरीके से कुछ होता है? बिल्कुल। तो ये जो ब्लैक कलर का है, आपने देखा होगा वाटरमेलन मॉडल, तो ये जो जितना भी ये रेड कलर का रीजन होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ब्लैक कलर का सीड्स होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। दूसरा, द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर not always equal in magnitude, so the atom as a whole is always electrically neutral। तो इन्होंने बताया था, बोला कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर नॉट ऑलवेज इक्वल, ऐसा नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा उनका इक्वल होता है। यहाँ नॉट दिया जिसकी वजह से ये गलत है। तो सिर्फ फर्स्ट वाला सही, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कितना होता है, 37। क्या बोल रहा है कि मेंडल्स पीरियोडिक लॉ स्टेट क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिसिटी। बिल्कुल नहीं, एटॉमिसिटी बात नहीं हुई थी। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बिल्कुल, एटॉमिक मास का फंक्शन होता है पीरियोडिक फंक्शन, ये बताया था इन्होंने। ये सही लग रहा क्या? आयंस का तो जिक्र ही नहीं था। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर भी नहीं उस टाइम पे था। ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है एटॉमिक मास वो करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आप। अच्छा, बात करें कितने इसमें पीरियड्स थे, तो 7 पीरियड्स थे। और अगर कॉलम्स की बात करें या रोज की, हमने कर लिया है ख़त्म। हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जनरल वाला भी हो चुका है, बहुत सारे वीडियोस मैथ्स का भी मैं अपलोड कर दूंगी। एंड होप यू आर एंजॉइंग, एंड कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। हम डिसिप्लिन 3 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप टुकड़ों में पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको, ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देता है। आप एक वीडियो में अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं और आराम से उसको 1-2 दिन में या फिर ऐसे करके ख़त्म करें, जितना आप टाइम देंगे ना चीज़ों को उतने अच्छे से आप ग्रैप्स कर पाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड, एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।